बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे EMI ठीक है। आज का जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इन सेंस आज EMI का हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे और साइमल्टेनियसली ये AC का पहला लेक्चर बन जाएगा। यानी ये जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, खाली एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये EMI का लास्ट टॉपिक है, लेकिन इससे जो हमारा आउटकम होगा, ठीक, वो हमारे AC का फंडामेंटल बन जाएगा बेटा। तो उस हिसाब से आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और AC आपको पता ही होगा, नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसका बेसिक्स बेटा इस टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगा। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट्स कॉल्ड बेटा AC जनरेटर। AC जनरेटर। अब नाम से ही आपको पता है, आपने सुना भी होगा, जनरेटर हम इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बेटा कन्वर्ट करके देता है। हम अपने कमर्शियली जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बेटा जनरेटर से ही आती है, ठीक है। कोई भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट होगा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वहां पे बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता, थर्मल में हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक, कन्वर्ट किया जाता। लेकिन हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कन्वर्शन है ये किस तरीके से किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया बताऊंगा कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसके बाद मैं इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी डिस्कस कर लूंगा बेटा। AC जनरेटर, पहले हम सिंपल इसका प्रिंसिपल देखेंगे ये किस पे काम करता है। तो अगर हम बेटा प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल को समझने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा लूप है, ये मेरे पास एक लूप है, कॉइल है, स्क्वायर कॉइल ऐसा है। तो इसको मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेटा रखूंगा। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मैंने इस लूप को रखा तो इसका अगर हम देखेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूं। तो एरिया वेक्टर बेटा इसका ऐसा आएगा, and this area vector is making an angle of theta with the magnetic field, आप देख सकते हैं। now let us suppose बेटा मैं यहां पे इस स्क्वायर लूप को इस एक्सिस पे घुमाऊंगा। ये एक्सिस इसके प्लेन में लाई करती है बीच में, और ये एक्सिस जो है वो मैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर रखूंगा, और मैं इस लूप को बेटा घुमाऊंगा, इसमें मोशन लाऊंगा मैं, ठीक है। और जब मैं बेटा इसको घुमाऊंगा मैं इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमाऊंगा। एंड लेट्स अज्यूम दैट ये एंगुलर स्पीड बेटा कांस्टेंट है। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा से मैं इसको बेटा घुमा रहा हूं। अगर हम जल्दी एक यहां पे कैलकुलेशन करेंगे, ये जो ओमेगा है यानी एंगुलर स्पीड, इसका मतलब ये कितना तेजी से घूमता है, मींस इट इज इक्वल टू थीटा स्वेप्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना एंगल हम यहां पे एरिया वेक्टर से देखेंगे, ठीक है। तो कितना एंगल यहां पे चेंज कर रहा है डिवाइड बाय उसको कितना टाइम लग रहा है, इन दो का रेशियो हमें यहां पे बताएगा कि इसकी एंगुलर स्पीड बेटा कितनी होगी। और इमीडिएटली हम यहां पे थीटा को लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम बेटा। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो बेटा जब भी कैलकुलेशंस आएंगी टॉपिक में, हम थीटा के बदले बेटा ओमेगा टी लिखा करेंगे। AC चैप्टर में हम देखते हैं साइन ओमेगा टी को, तो फिर वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ओमेगा क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैंने कहा आज का जो लेक्चर है ये AC के लिए बड़ा बेसिक है। ओमेगा टी इज बेसिकली एंगल थीटा, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, टी इज द टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम ओमेगा कीपिंग कांस्टेंट, विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा थीटा का वैल्यू चेंज होता जाएगा।
सो विल नॉट बी राइटिंग बेटा थीटा, क्योंकि हम यहां पे टाइम का फंक्शन जो है उसके ऊपर डिपेंडेंस देखना चाहते हैं. सो विल बी रेडिली रिप्लेसिंग थीटा विद ओमेगा टी. ओमेगा टी जस्ट लाइक थीटा. तो अगर आपको बेटा ये समझ आ गया, मेरे पास एक लूप है, इस लूप को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है एक एंगल पे. अब मैं इसको बेटा घुमा रहा हूं और इसको कांस्टेंट स्पीड पे घुमा रहा हूं. जब मैं बेटा इसको घुमाऊंगा तो घुमाने के टाइम पे इसके थ्रू जो फ्लक्स पास होगा वो बेटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, फ्लक्स जो है वो वेरी कर जाएगा बेटा. ठीक है, तो इसके थ्रू किसी एक इंस्टेंट पे अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू, दैट इज इक्वल बेटा बी ए कॉस ऑफ थीटा. ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो किसी एक इंस्टेंट पे ऐसा है, लेकिन बेटा आपको पता है ये जो थीटा यहां पे चेंज हो रहा है, सो आई कैन राइट इट इज इक्वल बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. नाउ दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट द फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम. कीप इन माइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, एरिया को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं खाली थीटा ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूं, और उसी की चेंज करने की वजह से यहां पे बेटा फ्लक्स में चेंज आएगी. तो जब बेटा फ्लक्स में चेंज आएगी, फंडामेंटल चीज जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ पढ़ा था, whenever there is change in flux associated with a loop or a coil, an EMF gets developed. तो यहां पे इस स्क्वायर लूप के अक्रॉस एक EMF डेवलप होगा, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और वो EMF कितना होगा? Induced EMF. That will be equal, all right, simple EMF now. The EMF induced will be equal to minus d phi b by dt. मैं बहुत स्लोली इसको दिखा रहा हूं, हालांकि ये बहुत बेसिक है, हमने न्यूमेरिकल्स बहुत खतरनाक की हुई है, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे बहुत स्लोली जा रहा हूं बेटा. मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें कोई रश हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि रश से हम किसी एसी चैप्टर में घुस जाए बेटा. तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस मच. इसका मतलब ये है दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल जो मैंने अभी आपको दिखाया इज इक्वल टू बेटा डी बाई डी टी ऑफ बी एंड ए एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया. ठीक है, अब इसमें जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो इसमें बेटा बी बाहर निकलेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, एरिया बाहर निकलेगा वो कांस्टेंट है, बचेगा बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल बेटा माइनस साइन ओमेगा टी, सिंपल डिफरेंशिएशन है. और उसके बाद यहां पे जब इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी तो इसमें बेटा ओमेगा बच जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. वेरिएबल बेटा टाइम है, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपके पास कांस्टेंट टाइम्स वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 2t है यहां पे, तो आपको वापस आएगा माइनस साइन 2t, लेकिन जो 2 यहां पे था, t का जो कोफिशिएंट था उसको फिर से लिखना है, जिसको हम बेटा इंटरनल डिफरेंशिएशन बोलते हैं. बहुत आसान है. ठीक है, तो यहां पे जब हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, माइनस और माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा, ओमेगा एकदम से सामने आएगा, सो इट इज बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. दिस इज द ईएमएफ डेवलप्ड इन द लूप जो मैंने आपको यहां पे दिखाया. अब मान लीजिए हमारे पास जो ये लूप था, ये मान लीजिए लूप नहीं, ये कॉइल है जिसके n टर्न्स है. ठीक है, तो हर किसी टर्न में सेम इफेक्ट होगा, तो आपको बेटा पता है, तो वहां पे फ्लक्स जो है वो n टाइम्स आ जाएगा, एंड देन आपका यहां पे ईएमएफ जो है वो भी n टाइम्स आएगा. देयरफॉर फॉर a coil of n turns, for a coil of n turns बेटा आपका जो ईएमएफ आएगा दैट विल बी n टाइम्स बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी. तो ये ईएमएफ होगा अगर यहां पे कॉइल होगा. अब इसमें अगर आप देखोगे, इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स है, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, ए यहां पे कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड मैं इसको घुमा रहा हूं, घुमाने की वजह से ईएमएफ आ रहा है बेटा. दैट इज व्हाट द कन्वर्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और वो भी साइन बेटा. साइन की एक खासियत होती है, साइन का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है बेटा 1 होता है. साइन का वैल्यू कभी भी, साइन ऑफ कोई एंगल अगर आप लेंगे, 1 से बड़ा वैल्यू कभी नहीं आएगा. दैट मींस ये टर्म जो है ये ज्यादा से ज्यादा आपको 1 वैल्यू दे सकता है, कम से कम ये -1 दे सकता है बेटा. ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बेटा यहां पे 1 देगा, तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ कब मिल सकता है, क्योंकि सारा वेरिएशन इस टी में है, सारी वेरिएशन इस टर्म है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा. ठीक है, which implies beta E will be equal to n b a omega
साइन ओमेगा टी को अगर मैं 1 कंसिडर करता, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू विच वी कैन ऑब्टेन बेटा। और ये कब होगा? ये होगा तब when sin ओमेगा टी इज इक्वल टू बेटा 1। बस, क्योंकि इससे ज्यादा तो अगर यहां पे पॉसिबिलिटी होती, अगर sin ओमेगा टी 2 भी हो सकता था, तो यहां पे 2 दैट मींस ईएमएफ आपको 2 टाइम्स एनबी ओमेगा आ सकता था। लेकिन साइन जो है उसका वैल्यू जो मैक्सिमम होता है वो 1 होता है, दैट मींस आपको बेटा इससे ज्यादा वैल्यू कभी नहीं मिलेगा ईएमएफ का, ठीक है। और इस मैक्सिमम वैल्यू को मैं यहां पे नाम लिखता हूं बेटा ई नॉट, एन बी ए ओमेगा को मैं नाम लिखता हूं बेटा ई नॉट, ताकि एन बी ए ओमेगा, इतनी बड़ी टर्म क्यों लिखूंगा मैं इन सब के बदले बेटा ई नॉट लिखूंगा। तो जब मैंने ई नॉट यहां पे लिख दिया, देयरफॉर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल बेटा ई नॉट, वेयर ई नॉट आई हैव रिटन इन प्लेस ऑफ एन बी ए ओमेगा, उसके बाद आएगा बेटा साइन ऑफ ओमेगा टी। यानी जब आपका साइन ओमेगा टी 1 आएगा तब आपका ईएमएफ ई नॉट आएगा, जो कि आपको पता है किसके बराबर है। तो ये है ईएमएफ जब मैंने एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बेटा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मैंने इस लूप के साथ एक सर्किट अटैच किया, यहां पे ये लूप बेटा ओपन दिख रहा है हमें, यहां पे ये लूप जो है ये ओपन है दो एंड्स पे, लेकिन अगर मैं यहां पे एक सर्किट बनाऊंगा, सुटेबली मैं एक सर्किट बनाऊंगा जिसकी बाज़ाब्ता रेजिस्टेंस होगी, तो ये सर्किट बेटा कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के टाइम पे इसके अंदर पूरे सर्किट के अंदर एक करंट चलेगी, और उस करंट का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल बेटा E डिवाइडेड बाय R। यानी वोल्टेज तो आपने निकाली, उसके बाद रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय बेटा R, ठीक है। अब जो E नॉट है ये एक कांस्टेंट है, इसको यहां पे R से डिवाइड करके ये भी एक कांस्टेंट बन जाएगा ओवरऑल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा, करंट को लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज करंट विल बी इक्वल टू बेटा आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विच यू विल ऑब्टेन इज ई नॉट बाय आर, जब साइन ओमेगा टी 1 के बराबर होगा। तो इस ई नॉट बाय आर के बदले मैं यहां पे आई नॉट लिखता हूं, और यहां पे आएगा बेटा साइन ओमेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो यहां पे दो एक्सप्रेशंस मिली, एक करंट की एक्सप्रेशन और दूसरी ईएमएफ की एक्सप्रेशन, ये दो बहुत स्पेशल एक्सप्रेशंस है बेटा। स्पेशल क्यों है मैं इसको बेटा डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन फिलहाल मैंने आपको जनरेटर का एक प्रिंसिपल बता दिया कि एक लूप को आप घुमाइए, यू विल गेट ईएमएफ लाइक दिस। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। अगर हम बेटा इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसको किस तरीके से सुटेबली बनाया जाता है, तो मैं यहां पे दिखाता हूं। मेरे पास ये यहां पे एक डायग्राम है, ये यहां पे मैग्नेट है, ये और ये मान लीजिए नॉर्थ पोल, ये यहां पे साउथ पोल है, ठीक है। तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एग्जिस्ट कर रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल है जैसे मैंने आपको दिखाया था, और ये कॉइल यहां पे घूम सकता है बेटा इस एक्सीस पे। अब जो ये कॉइल के दो एंड्स है, अब इससे हम सर्किट कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये घूम रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आती है, लेकिन ये एक सिंपल फिजिक्स एप्लीकेशन से खत्म हो सकता है। हम इस कॉइल का एक हिस्सा जो है वो हम एक रिंग के साथ, यहां पे रिंग होता है, इसको हम बेटा स्लिप रिंग बोलते हैं, मेटेलिक होता है, उसके साथ बांधते हैं, दूसरा एंड दूसरे रिंग के साथ बांधते हैं। तो जब ये कॉइल घूमता है तो घूमने के साथ ये रिंग्स भी घूमते रहते हैं, और जब ये रिंग्स घूमते रहते हैं, ठीक है, इस कॉइल का या इस एंड का खाली इस रिंग के साथ कनेक्शन है, इस वाले एंड का खाली इसके साथ कनेक्शन है, और ये फ्रीली घूम सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। और इनका यहां पे अगर आप देखोगे जो रिंग है, रिंग के साथ यहां पे बेटा ब्रश होता है, ठीक है, ब्रश होता है, वो भी कंडक्टिंग ब्रश होता है,
और ये रिंग जो है जब ये घूम रहे होते हैं ये उस ब्रश के साथ यहां पे घूम रहे होते हैं, यानी जब ये घूमता है तो ब्रश को टच कर रहे होते हैं, तो यहां का पोटेंशियल इस ब्रश के थ्रू इस वायर में पहुंच जाता है। और वैसा ही जब ये रिंग घूमता रहता है ये भी इस ब्रश को टच कर रहा होता है, कंटिन्यूअस टच में होता है, तो रिंग घूमता रहता है लेकिन कनेक्शन नहीं टूटता है और यहां से एक और वायर निकलती है। फिर आप इन्हीं वायर्स का यहां पे बेटा रेजिस्टेंस जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपका बेटा सर्किट बन जाता है और इससे हमारा डिजाइन जो है वो सक्सेसफुल रह जाता है। सो जैसा मैंने अभी आपको दिखाया उसके एडिशन में अगर आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है उसके एडिशन में आपके पास दो स्लिप रिंग्स होते हैं, दो एंड्स के साथ इन दो स्लिप रिंग्स को जोड़ा जाता है ताकि ये स्लिप रिंग्स घूमेंगे अच्छे से और आपस में टैंगल नहीं होंगे। और यहां पे बेटा ब्रश होते हैं, कार्बन के बने हुए ब्रश होते हैं, कार्बन ब्रशेस जिनको बोलते हैं, और जब ये घूम रहे होते हैं तो ब्रश के साथ इंटैक्ट होते हैं तो पोटेंशियल आगे चला जाता है, फिर आप करंट जो है वो डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर। तो ये था जनरेटर। लेकिन अब मैं जो मैंने अभी आपको दिखाया इसको थोड़ा सा और एनालाइज करना चाहता हूं इन दो एक्सप्रेशंस को। अगर हम बेटा यहां पे देखेंगे यहां पे जो करंट है, करंट का वेरिएशन अगर मैं देखूंगा ये वेरिएशन बेटा साइन वेरिएशन इन्वॉल्व करेगा बेटा। साइन वेरिएशन यानी जिस तरीके से साइन का ग्राफ होता है उसी तरीके से करंट का ग्राफ आएगा और ईएमएफ भी यहां पे साइन का वेरिएशन ही दिखाएगा। तो इसको दिखाने के लिए आपको बेटा पता है कि ये जो यहां पे ये कॉइल है बेटा ये घूम रहा है, ये जो लूप है बेटा ये घूम रहा है, तो इसको एक टर्न कंप्लीट करने में मान लीजिए टाइम लगता है टी। इस टी को हम बेटा टाइम पीरियड बोलते हैं। एक टर्न कंप्लीट करने में टाइम लगता है टी, जिसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे। उसके बाद ये अपनी मोशन वापस रिपीट करेगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो जो ये टी है ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद फिर से वापस रिपीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस टाइम पीरियड के 4 हिस्से करते हैं। 4 हिस्से करने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए पहले लूप ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है बेटा, लूप ऐसे है, तो पहले जब मैं इसका पूरा बताता हूं आपको पूरा टर्न लेने में टी लगता है, तो 4 हिस्से जब करेंगे तो पहला चौथा हिस्सा यानी t/4 टाइम जो होगा उसमें 90 डिग्री घूमेगा। उसके बाद फिर t/4 हिस्सा और 90 घूमेगा, उसके बाद और t/4 हिस्सा और 90 घूमेगा, उसके बाद और t/4 हिस्सा, दैट मींस ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो टाइम पीरियड के हम हमेशा 4 हिस्से करते हैं। ये 4 हिस्से जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट इंटरवल्स होते हैं, ठीक। तो अगर मैं यही 4 हिस्से यहां पे करूंगा तो बेटा देखिए ध्यान से, एट टाइम t इक्वल टू 0 पहले टाइम पे अगर मैं देखूंगा करंट का वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा, टाइम के बदले बेटा 0, सो दिस इज साइन 0 एंड दिस ऑल इज इक्वल टू बेटा 0। दैट मींस इनिशियली करंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, इसी वजह के लिए आपको ये चीजें दिखा रहा हूं। नाउ एट टाइम t इक्वल टू पहला सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो इस पूरे चक्कर को जो टाइम लगता है उसका चौथा हिस्सा है बेटा, यानी एट टाइम t इक्वल टू कैपिटल T डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं इस टाइम पे देखूंगा करंट का वैल्यू जो आएगा दैट इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा, t के बदले आएगा बेटा t/4। अब यहां पे मैं इसका वैल्यू कैसे निकालूं, तो बेटा आपको याद होगा ये जो ओमेगा है, पढ़ा होगा आपने बेटा 11th क्लास सर्कुलर मोशन में, ये जो ओमेगा है एंगुलर स्पीड, इट कैन बी रिटन एज 2π/t एंड दैट इज t/4 जो मैंने अभी खुद ही लिखा है यहां पे, ओमेगा के बदले 2π/t, या ओमेगा जो होता है मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, या ओमेगा को हम बेटा 2π न्यू भी लिख सकते हैं। ये हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, हम इन चीजों को बेटा इस्तेमाल करेंगे। t इज द टाइम पीरियड, न्यू इज द बेटा लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर स्पीड बोलिए एक ही बात है। तो यहां पे जब मैंने ओमेगा के बदले 2π/t, क्योंकि यही एक तरीका होता है, तो t और t यहां पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1s 2 2s, तो आपको यहां पे मिलेगा बेटा I नॉट साइन ऑफ π/2, ठीक है। π/2 मींस 90, साइन 90 1 के बराबर होता है, सो यू विल गेट बेटा I0 into 1 and that means you get beta I0. So when the time is equal to beta, when the time
इज इक्वल टू T/4, द करंट हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू बेटा I0। इसी तरीके से मैं अगर कंटिन्यू रखूंगा, मैं बेसिकली ये ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं एट टाइम t इक्वल टू t, स्मॉल t इज एनी टाइम, लेकिन जो मैं टाइम लिखना चाहता हूं इट इज नाउ T/4 तो हो गया, नाउ इट इज बेटा T/2। वाई T/2 मैं आपको समझाता हूं। एट टाइम पहला तो था बेटा T/4, अब इतना ही और टाइम देंगे तो T/4, तो T/4 जो है दैट इज 2 टाइम्स T/4। पहले 1 T/4, अब 2 T/4, यानी 2 यहां पे आ गए, इसके बाद 3 T/4 आएगा, उसके बाद 4 T/4 आएगा, लेकिन ये कैंसिलेशन होकर बेटा T/2 ही बन, यानी हाफ बन जाता है। चौथाई हिस्सा एक हो गया, एक और चौथा हिस्सा मींस हाफ हो गया। सो एट टाइम t इक्वल टू T/2, अगर हम फिर से यही कैलकुलेशन करेंगे, आपका करंट जो आएगा बेटा इट इज I0 साइन ऑफ ओमेगा, टाइम के बदले बेटा T/2 आएगा। आपको पता है बेटा ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू बेटा 2π/t। मैं इतना बेसिक क्यों जा रहा हूं आज, क्योंकि बेटा मैं आपको AC का बेसिक्स बताना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे टी कैंसिल, बचेगा साइन ऑफ पाई। बेटा साइन ऑफ पाई 0 होता है, दैट मींस दिस विल बी 0, दैट मींस बेटा करंट विल बी 0। तो आप देख सकते हैं करंट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन नहीं करता है। इनिशियली करंट का वैल्यू बेटा 0 आता है, उसके बाद करंट का वैल्यू मैक्सिमम आता है I0, उसके बाद करंट का वैल्यू वापस 0 आ जाता है। जब मैं इन वैल्यूज को, ये वाला वैल्यू जो है या इससे पहले जो हमें वैल्यूज मिले या इसके बाद जो हमें वैल्यूज मिलने वाले हैं, अब जब मैं इन वैल्यूज को यहां पे पुट करूंगा और यहां पे ग्राफ प्लॉट करूंगा बेटा, ठीक है। तो ग्राफ कैसा दिखाई देगा ध्यान से देखेंगे। मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं, ग्राफ होगा प्लॉट बिटवीन टाइम t एंड करंट I, बिकॉज करंट इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, करंट इज चेंजिंग इट्स वैल्यूज बेटा। पहली बात, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक पूरा टाइम पीरियड है t, तो यहां पे मैंने पूरा टाइम पीरियड बनाया, तो टाइम पीरियड के 4 हिस्से करेंगे बेटा। ये बेटा 0 है, ये बनेगा बेटा t/4, ये बनेगा बेटा t/2 यानी 2t/4, ये बनेगा बेटा 3t/4, 3 चौथे हिस्से, एंड देन बेटा ये बनेगा कंप्लीट t। तो ये कंप्लीट t है, इसके मैंने 4 हिस्से किए हुए हैं बेटा, ठीक है। अब जब हम देखेंगे इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0, मैंने प्रूव भी किया करंट का वैल्यू बेटा 0 है, सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद बेटा एट टाइम T/4 करंट हैज अ वैल्यू ऑफ मैक्सिमम दैट इज I0। उसके बाद एट टाइम T/2 करंट इज अगेन 0। एट टाइम 3t/4 अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे करंट विल बी हैविंग ए नेगेटिव वैल्यू बट मैक्सिमम माइनस I0, एंड देन एट टाइम t ये ऐसे आ जाएगा। यू कैन ट्राई इट, ठीक है। ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए, क्योंकि AC का ये बेसिक है बेटा, ठीक। तो जब मैं यहां पे ग्राफ बनाऊंगा, ये ग्राफ बेटा ऐसा बनता है, ठीक है। तो बेटा इस ग्राफ में अगर आप देखोगे, इस ग्राफ में अगर आप देखोगे जो ये करंट है, जो हमें ये करंट मिली बेटा अभी जब मैंने AC जनरेटर बनाया, मैं इस करंट की बात कर रहा हूं, I इज इक्वल I0 साइन ओमेगा t। जब मैं करंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये सब डेटा पॉइंट्स दिखाने के बाद हमें ग्राफ ऐसा निकल आता है बेटा। अगर आप इस ग्राफ को बेटा ध्यान से देखेंगे, आप एक बात एनालाइज करेंगे कि जो हमें करंट मिली या जैसा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सब दोनों का सेम फॉर्म है। फिलहाल करंट की बात करते हैं। तो इस सर्किट में जहां पे ये करंट चल रही है, तो पहले करंट का वैल्यू बेटा इंक्रीज हो रहा होगा, करंट स्ट्रांग होती होगी। उसके बाद करंट का एक मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट करंट होगी उस टाइम पे। उसके बाद बेटा यहां पे करंट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीज होने के बाद इस जगह पे जब हम पहुंचते हैं
तो करंट का वैल्यू जो है बेटा 0 बन जाता है, ठीक। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बाद बेटा करंट का वैल्यू जैसे टाइम बीता रहता है, करंट का वैल्यू बेटा नेगेटिव बन जाता है। नेगेटिव करंट का मतलब यह है कि डायरेक्शन जो है करंट की बेटा रिवर्स हो जाती है, और रिवर्स होने के बाद इस डायरेक्शन में करंट और स्ट्रांग होती जाती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, उसके बाद ये वापस 0 पे आ जाता है। इसका मतलब करंट एक तो कांस्टेंट नहीं है, करंट चेंज हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वो एक बात है। दूसरी बात, करंट जो है कुछ टाइम तक पॉजिटिव वैल्यू दिखाती है, यानी चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नेगेटिव करंट का मतलब है चार्ज जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है बेटा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, लेट अस सपोज कि जो मैंने ऊपर करंट बनाई, इस करंट को मैं मान लो एक रेजिस्टर के थ्रू ऐसे भेज रहा हूं, तो जब मैं रेजिस्टर के थ्रू करंट को ऐसी करंट को भेज रहा हूं, ठीक है, तो मान लीजिए चार्जड पार्टिकल यहां पे है, कोई चार्जड पार्टिकल बेटा यहां पे पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल लेंगे, तो ये चार्जड पार्टिकल जो है पहले इसकी करंट इंक्रीज होती रहती है। दैट मीन चार्जड पार्टिकल जो है जब ये चलेगा, पहले तो 0 था यहां पे करंट, ठीक है, जब ये चलेगा चलते चलते इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है, मींस ये और तेज चलने लगता, और तेज चलने लगता, और तेज पीक तक पहुंच जाता है। उसके बाद करंट का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाता है। करंट का वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब अब ये धीमा होने लगता है बेटा, इस जगह से धीमा होने लगता है और ये यहां पे पहुंच जाता है। अगर हम बेटा ग्राफ को देखेंगे ध्यान से, यहां से मैंने स्टार्ट किया, करंट स्ट्रांग होती जा रही है यहां तक, यहां पे मैक्सिमम स्ट्रांग करंट है। उसके बाद बेटा करंट डिक्रीज हो रही है, यानी करंट अब भी चलेगी पॉजिटिव, यानी इसी डायरेक्शन में करंट चलेगी, लेकिन चार्ज की स्पीड बेटा कम हो जाएगी और यहां पे जाके चार्ज जो है कंप्लीटली बेटा रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। उसके बाद जब ये नेगेटिव करंट स्टार्ट हो जाएगी, मीन चार्ज जो है ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। पहले चार्ज यहां की तरफ चल रहा था, अब बेटा चार्ज यहां की तरफ चलेगा, और जैसे ही बेटा यहां की तरफ चलेगा, यहां पे फिर से यहां पे रिवर्सल हो जाएगा, फिर से ये इस डायरेक्शन में चलेगा। इसका मतलब जब ऐसी करंट किसी सर्किट में चलती है, उस सर्किट में करंट जो है वो बेटा एंड टू एंड नहीं चलेगी। जैसे हमने बेटा डीसी सर्किट्स पढ़े थे, आपको पता था एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, तो यहां से करंट निकलेगी और ये करंट यहां पे पहुंच जाएगी, लाइक दैट आपने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जब ऐसी करंट यहां पे आप देखिए, यहां से करंट निकल के यहां पे पहुंचती है, कहीं पे कोई इंटरप्शन नहीं, लेकिन जब ऐसी करंट किसी सर्किट में चलेगी, पहले चार्ज चलता है, तेज चलता है, फिर स्लो हो जाता है, रुक जाता है, फिर वो वापस उल्टे डायरेक्शन में चलने लगता है। फिर से प्रोसेस कंप्लीट होकर जब नेगेटिव खत्म हो जाता है, फिर एक पॉजिटिव यहां पे आएगा, यानी ये चार्ज फिर से यहां की तरफ वापस चलता है। इस तरीके से ये चार्जड पार्टिकल इस सर्किट में, इस वायर में कंप्लीट जर्नी नहीं करता है, ये बेसिकली बेटा ऑसिलेट करता है। कहीं पे भी कोई भी एसी सर्किट आपके पास है, चाहे एसी सर्किट पे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी जगह पे बैठ के बेटा ऑसिलेट करेंगे, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी जगह पे बैठ के बेटा ऑसिलेट करेंगे। यानी ऐसे सर्किट में जो चार्जड पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पे बैठ के मीन पोजीशन को मान के ये ऑसिलेट होते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वापस आते हैं। करंट कंटिन्यू नहीं होती है बेटा। ऐसी करंट जिसमें दो प्रॉपर्टीज का मैं यहां पे नाम लूंगा, ऐसी करंट जो कंटिन्यूअसली बेटा चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड में, कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो मैग्नीट्यूड का चेंज होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो करंट बेटा रिवर्स यानी डायरेक्शन चेंज करती है, पोलैरिटी चेंज करती है, ऐसी दो प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए, पोलैरिटी भी रिवर्स होनी चाहिए बेटा। ऐसी करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। सो दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा। तो आज का जो टॉपिक था इसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट बनाई। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली एंड रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी पीरियोडिकली, यानी अपनी जो पोलैरिटी है यानी अपनी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली रिवर्स करती है, कभी यहां जाती है, एक बाज़ाब्ता पीरियड के पास वापस आती है, फिर से पीरियड के पास वापस आती है। तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है और जिसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, ऐसी करंट को बेटा हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टर
ऑल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में जिसको हम बोलते हैं एसी, और जो वोल्टेज इसको प्रोड्यूस करती है, कौन सी वोल्टेज ने बेटा इसको प्रोड्यूस किया, वो मैंने यहां पे आपको दिखाया था, वोल्टेज ये है, और इसी वोल्टेज की वजह से ऐसी करंट बनी थी। इसको तो हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको हम बेटा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पे जो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका बिहेवियर आपको पता चल चुका है। ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो होगा, एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड। जब भी आपको ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे कोई लूप जो है वो घूम रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, एंड टी इज द टाइम, टी इज एनी टाइम, किस टाइम पे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट दिस इज बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो करंट इसको प्रोड्यूस करती है, जो ईएमएफ इसको प्रोड्यूस करता है, उसको हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इस तरीके का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है बेटा। जो एसी हमने जनरेट किया, हमने इसको एसी जनरेटर से हमने इसको जनरेट किया। एसी जनरेटर को हम सिंबॉलिकली बेटा ऐसे दिखाते हैं, एक सर्कल और उसके अंदर ऐसा डिजाइन, ये डिजाइन बेसिकली साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है। मींस आपने यहां पे एक सोर्स लिया है जो यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहा है, तो उसका सिंबल ऐसा है। अगर आप इसका सर्किट बनाओगे बेटा, सर्किट ऐसा बनेगा, इट मींस ये सर्किट जो है इसमें एसी चल रहा है बेटा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट चल रही है, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, चल रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, चल रहे हैं फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी मतलब आगे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन एसी सर्किट जो है, उसका ये सिंबल यहां पे हम बनाते हैं, ये बेटा इस एसी जनरेटर का सिंबल है। इसके कंपैरिजन में जो हम सर्किट्स ऑलरेडी पढ़ रहे थे, या जो आपने बेटा पढ़े हुए सर्किट्स थे, तो उसका अगर हम दिखा देंगे, यहां पे रेजिस्टेंस है और हम बेटा यहां पे नॉर्मली बैटरी इस्तेमाल करते थे। बैटरी का मतलब यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती थी और यहां पे जाती थी, लेकिन यहां पे आप बेटा करंट का डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हैं, इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे करंट की डायरेक्शन कभी इस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन कभी इस डायरेक्शन में है, और फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन वापस इस डायरेक्शन में है। सो यू कैन नॉट डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन नॉट डिपिक्ट द साइड ऑफ हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। यहां पे ये हायर और ये लोअर, तो तब जाके करंट यहां पे चल रही थी, लेकिन यहां पे ऐसा कोई डिपिक्शन नहीं होगा। इट इज सिंपल एसी सोर्स, और एसी सर्किट में करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन पे बेटा नहीं चलती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसको हम बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें हमने देखा, जब हमने लूप घुमाया, जनरेटर हमने देखा, तो वहां पे हमने देखा वहां पे एक करंट बनी, और उस करंट के कुछ स्पेसिफिकेशंस थे बेटा, ठीक है। उस करंट के कुछ स्पेसिफिकेशन थे कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती थी, अपना मैग्नीट्यूड चेंज करती थी, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। सो आई वेलकम यू टू द चैप्टर ऑफ बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली एसी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए ये सब बातें पता होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर बेटा कुछ नहीं हो पाएगा। मैं एसी में लिखूंगा ओमेगा टी एंड सो ऑन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर ये फिर वो, ठीक है, लेकिन ये उसको पता होगा जो आज का लेक्चर अच्छे से देखेगा। ओमेगा क्या होता है, ये जो लूप है ये किस एंगुलर स्पीड पे घूम रहा है, थीटा क्या था, और ये साइन टर्म क्या थी, कॉस टर्म क्या थी, करंट का वेरिएशन ऐसा क्यों आया, करंट क्यों इंक्रीज हो गई, ये सब बातें बेटा आज के लेक्चर में है, ठीक है। तो आई थिंक हम नेक्स्ट लेक्चर में एसी डायरेक्टली स्टार्ट, ऑलमोस्ट ये हो गया, मैंने एसी करंट तो आपको दिखा दी, ठीक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, वहां पे हम एसी करंट के और स्पेसिफिकेशंस को स्टडी करेंगे, दैट विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अल्लाह हाफिज बेटा।